हाँ जी, बायट सावर्ट लॉ में आप नोट करें अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डीबी वेक्टर। अभी ये सारी चीजें लिखवाऊंगा मैं आपको, पहले बायट सावर्ट लॉ कहता क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है वो नोट करें सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ the magnitude of the field dB vector is the magnitude of the field dB vector is first है directly proportional to the current I through the conductor, directly proportional to the current I through the conductor to the current I through the conductor, मतलब dB is directly proportional to I। सेकंड लिखें directly proportional to length dl of the current element, directly proportional to the length dl of the current element dB is directly proportional to dl। थर्ड है मेरी वीडियो दिखाई दे रही है सबको? नहीं? नो सर। नो सर। एक मिनट, अभी देखिए, अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर। ठीक है। आदित्य, आवाज आ रही है? यस सर। आज आए नहीं तुम। सर वो बारिश हो गई, मैं तैयारी था, मतलब फिर गीला हो जाऊंगा, क्या अरे, फायदा। मुझे लगा ऐसे में सीरियसनेस दिखानी चाहिए। नहीं सर, आज रो नहीं पाया। चलिए, तो नोट करें थर्ड इसका जो है, थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हो गया। और फोर्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सर हाँ जी, एंगल कितना है कंडक्टर और फील्ड का? कुछ नहीं, अभी आप नोट करो, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया कि आई क्या है, डीएल क्या है, थीटा क्या है, एक्चुअली डीबी क्या है, अभी ये भी नहीं बताया फिलहाल, बस नोट करिए, बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी नोट करो बस। फोर्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance
inversely proportional to the square of the distance small r of the point capital P, small r of the point capital P from the current element, from the current element dB is directly proportional to 1 upon r square. dB is directly proportional to 1 upon r square. ठीक है, ये करने के बाद में इसको बोलिएगा आप इक्वेशन 1, 2, 3 और 4, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4, और फिर आप नोट करें कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर, कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर, तुम्हारा भाई है भीगता हुआ है, कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर। और अभी थोड़ी देर पहले शायद तुम ऑनलाइन थे शायद, चलो ठीक करा। कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई of a conductor xy carrying current I, carrying current I, full stop. Let P be the point where the magnetic field, full stop. Next point लिखें, let P be the point let capital P be the point where the magnetic field dB vector due to the current element, where the magnetic field dB vector due to the current element dl vector is to be calculated, let the position vector of point P let the position vector of point capital P, let the position vector of point capital P relative to element dl vector, relative to element dl vector b r vector, relative to element dl vector b r vector, full stop. Let theta be the angle between dl vector and r vector, let theta be the angle between dl vector and r vector, theta be the angle between dl vector and r vector. अब देखिएगा
एक वायर बना लीजिए ऐसे, है ना, सीधा टेढ़ा कैसा भी एक वायर बना लीजिए। ऐसे बनाकर फिर एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट पर आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। मतलब इतना हिस्सा जो है यहाँ से और यहाँ तक, इतना सा जो टुकड़ा है वायर का, उसकी लेंथ, उसको हमने बोल दिया डीएल। ये जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया डीएल। और फिर यहाँ पर बोलेंगे एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी, और जो पी पॉइंट है उसको ना इस तरह से दिखाएंगे कि यहाँ पर एक सर्कल बना के और क्रॉस बना देंगे ऐसे। अभी बताऊंगा ये क्या चीज है। और ये है एक्स और ये है वाई, और सोचिए करंट ऐसे जा रही है आई आई, और पॉइंट पी का इस डीएल के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। ठीक है, इतना बनाइए डायग्राम। इसमें हमें क्या करना है, देखिए अब मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे इसको बाद में देखेंगे। कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। तो क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रही है। तो ये वायर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक्स से स्टार्ट होता है, वाई तक जाता है। ठीक है, तो ये अब इसको ऐसे मैंने कर्व्ड करके दिखा दिया। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा, वायर का लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया डी एल। ठीक है, और वो जो डीएल हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको करंट एलिमेंट बोल देते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कि एक यस वायर, हाँ एक वायर है एक्स वाई, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इस वायर का ही हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल। ठीक है, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना डीएल, क्योंकि इसके अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ना बोल के मैंने इसको करंट एलिमेंट बोल दिया। ठीक, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब भी कभी किसी भी कंडक्टर में यानी कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं उसके आसपास कोई मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, तो मुझे पता चल जाएगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पी का इस करंट एलिमेंट से डिस्टेंस देखूंगा, डिस्टेंस देखूंगा, वो डिस्टेंस का जो वेक्टर है उसी को हम आर वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, उसी को हम आर वेक्टर बोल देते हैं। अच्छा, ये क्रॉस क्यों लगाया गया है यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा होता है कि देखिए दो तरीके की डायरेक्शन, अब नई तरीके की डायरेक्शन हम देखेंगे। जैसे हमने ना, अगर आपको याद होगा 10th क्लास में एक रूल ये देखा था कि अगर एक वायर है, उस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, उस वायर को अगर मैं इस तरह से पकड़ लूं, अगर मैं इस तरह से पकड़ लूं विद माय थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, तो ये जो फिंगर्स जो स्विल्ड हो रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो फिंगर्स आर स्विल्डिंग इनसाइड द पेज, इनटू द पेज। तो जब भी कभी इनटू द पेज वाला केस होता है तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ, मैं ऐसे सर्कल लगा के और क्रॉस लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द पेज। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग लगभग आप समझ लीजिए आई इस तरह से जा रहा है, तो ये जो डीएल है ये ऐसे है ऊपर की तरफ, इस डीएल में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकली। तो अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करता हूँ तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ। इसी तरीके से ये जो, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, इस चीज को नोट कर लेना, वैसे आगे भी करवाऊंगा पर फिर भी लिख लीजिए।
कि ये जो सिंबल होता है कि एक छोटा सा सर्कल बना के क्रॉस बना दिया, इसको कहते हैं इनटू द पेज। और ये आप अपने नोटबुक के पेज पर कर रहे हैं, तो इनटू द पेज, पेज के अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक छोटा सा सर्कल बना के इसके अंदर डॉट बना देते हैं, तो ये होता है आउट ऑफ द पेज। हाँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्लियर हैं। अब इसमें देखिएगा कि ये जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी और डीएल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, इस पे जो ये वेक्टर बन रहा है हमारा, इसको मैंने आर वेक्टर बोल दिया। ये आर वेक्टर वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा। अब ये बता दीजिए सारे टर्म सबको समझ में आ गए? प्रबल, सचिका, श्रुति, यस सर। नयन, बताइए। यस सर। समझ रहे हैं? ईशान, ओके। आर्यन, डिगल, अनुवा, यस सर। अभिनव, आदित्य। यस सर। यस सर। चलिए जी, अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब इसमें बायट सावर्ट लॉ बेहद सिंपल लॉ है। बायट सावर्ट ने, जो साइंटिस्ट था, उसने ये देखा डायरेक्ट कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डीबी वेक्टर, अब क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे मैं करंट को आई बोलता हूँ, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं बी बोल देता हूँ, कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हमको ये पता चलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया हमने डीबी। बायट सावर्ट ने ये करा, ये ऑब्जर्व करा कि ये जो डीबी है, एक तो ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करी। दूसरा, ये जो डीएल की लेंथ है ना, एलिमेंट की लेंथ है, जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दूसरा, कि जो ये वायर जा रहा है इस तरीके से, ये इस वायर की ही एक्सिस को मैंने मतलब एक्सटेंड कर दिया। ये ना मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट की वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो रहा है, हाँ वहां वो डीबी है, वो डीबी है। तो देखिए, बहुत अच्छी चीज पूछी है कि मैग्नेटिक फील्ड में निकाल कहां पर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट पी पर निकालना चाह रहा हूं। ठीक, आप समझ जाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं थोड़ा सा चलो मैं बताता हूँ, इसी रिलेशन से समझ जाओगे। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये जो डीएल है इसी को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया, और फिर कहा कि जिस पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पॉइंट का दूरी कितनी है डीएल से, वो आर वेक्टर है। तो ये जो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है इसका, और ये जो एक्सिस है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके अलावा बचपन में खेल खेला है कि मैग्नेट के जितने पास आएंगे, वो जो मैग्नेट है वो लोहे को बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करेगा। यानी कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, और मैग्नेट के दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आर जो है, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम महसूस होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर भी बढ़ेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। जितना डिस्टेंस कम हुआ मतलब जितना मैं इसके पास आता जाऊंगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मुझे ज्यादा मिलेगा। डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं। ये सभी बच्चों ने जो चुंबक वाला, जो मैग्नेट वाला जो खेल खेला होगा कभी बचपन में, तो उसमें आप ये देख चुके हैं। तो उसमें बस एक चीज है जो ऑब्जर्व करी है, वो ये है कि वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए कि नहीं, बताइए बेटा। यस सर। सभी को क्लियर है? यस। अभिनव, अनुवा, बताइए। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर आप लिखें कंबाइनिंग वन, टू, थ्री,
एंड 4, 1 2 3 4, इन चारों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? डीबी। सर तो डीबी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता सर? डीबी देखिए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्या देखा गया कि जितना ज्यादा आर बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा आर स्क्वायर, मतलब जो मोर अप्रोप्रिएटली देखा गया वो ये देखा गया कि डीबी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब आप ये समझ जाइए कि आर अगर बढ़ेगा तो आर स्क्वायर और बढ़ेगा। तो मतलब जितना ज्यादा आप आर बढ़ाएंगे उतनी ही उतना ज्यादा आपका जो डीबी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, वो कम होता जाएगा। मतलब मैथमेटिकली अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो एग्जैक्टली तो हम ये बोलेंगे कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? मैं तो उसको प्रैक्टिकली रिलेट करके आपको बता रहा था कि हमने देखा था कि जितना डिस्टेंस मैं कम करूंगा तो उतना आर स्क्वायर भी तो कम ही होगा ना। जब डिस्टेंस में कम करूंगा, जब आर की वैल्यू कम होगी तो आर स्क्वायर भी उतना ही कम होगा। जब वो कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। समझ गए? हाँ सर। तो वो ग्राफ से पता लगता ना, ऐसे आर लेके वो कर्व वो आ रहा ग्राफ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्राफ से ज्यादा करेक्ट पता चलता है। चलिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 चारों को कंबाइन करेंगे तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और dB इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है के आइडियल साइन थीटा, के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आगे नोट करें, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट where k is a proportionality constant which depends on where k is a proportionality constant which depends on the medium between which depends on the medium between point P and current element, point P and current element dl and the system of units chosen, units chosen। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चोजन मतलब के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो डीएल और पी के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है, कोई और गैस है, तो उस पर डिपेंड करता है जो के है। और के को हम कुछ बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक टर्म देखी थी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम बोल देते थे परमिटिविटी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एप्सिलॉन आर को बोल देते थे रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर जो वो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी में आप ना कंपेयर करके आसानी से समझ भी सकते हैं। हम ये कहेंगे के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू, म्यू नॉट, म्यू एक सिंबल है पता होगा ना, ये तो म्यू ऐसे यू बनाकर और यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देता है, तो म्यू के आगे जीरो लिख दिया तो उसको बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 कैपिटल टी, टी इज फॉर टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर,
टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और या तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर बोल दो या फिर सेम यूनिट कहलाती है वेबर पर मीटर पर एम्पियर। वेबर, वेबर मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये सारी चीजें लिखवाऊंगा अभी। Here mu naught is a constant called permeability of free space. Here mu naught is a constant called permeability of free space. Permeability of free space. Therefore, Biot-Savart law is written as dB is equal to, ये जो k है k की जगह लिख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लगाता हूँ अभी, रुको बस 1 मिनट रुक जाओ। ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो हम जो ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या निकाला, यहाँ पर सिर्फ मैं डीबी निकाल रहा हूँ। डीबी मतलब सिर्फ और सिर्फ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। लेकिन आपका सवाल अच्छा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो सकती है, या तो इनटू द पेज या आउटसाइड द पेज। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई डायरेक्शन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो वेक्टोरिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताता हूँ अभी। बेटा पहले यहाँ तक बता दीजिए, सबको समझ में आ गया? ये जो आपके लिए टर्म्स है ना, कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू बी, इसको टेस्ला बोलते हैं और वेबर बोलते हैं, ये मैं अभी आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है? जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट्स होती हैं, आइदर टेस्ला और वेबर। वेबर को शॉर्ट में डब्ल्यू बी लिख देते हैं, बस। सर मैं अभी गॉस लिखवा, नहीं होती? क्या कह रहे हो बेटा? गॉस। नहीं नहीं, गॉस तो एक साइंटिस्ट था, गॉस नहीं होती इसकी कोई यूनिट, इसकी यूनिट सर होती है मतलब बोलो बोलो। सर मतलब 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ गॉस भी तो होती है ना? नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको। गॉस में आप कंफ्यूज हो, गॉस कोई यूनिट नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा। इसको टेस्ला होती है या फिर वेबर होती है, ठीक है? वो मैं अभी लिखवा दूंगा। फिलहाल ये बताइए, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। भाई बाकी बच्चे बताएं, सचिका, श्रुति, मिलन, प्रबल, एकांश, सभी को क्लियर है? चलें आगे। चलिए जी, ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर अभी। अब हमने ये डीबी देख लिया, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में तो नहीं देखा। डीबी तो एक वेक्टर है, तो वेक्टर की फॉर्म में भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो मैंने क्या करा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर मैं क्या करूंगा, r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और r से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। I dl r साइन थीटा। भाई न्यूमरेटर में r तो था नहीं, तो मैंने जबरदस्ती r को ऊपर इंट्रोड्यूस करा और r को नीचे भी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये r क्यूब हो गया। नीचे r स्क्वायर था तो अब r क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर करंट जो है वो कांस्टेंट है जो इसमें फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, dB इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये है dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, किसी भी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो वो हो जाता है ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो वो हो जाता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है डीएल जो है वो भी एक वेक्टर है, लेंथ वाला वेक्टर। ठीक, आर जो है वो भी एक वेक्टर है, डीएल आर साइन थीटा का मतलब डीएल क्रॉस आर वेक्टर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है जी, सभी को क्लियर है इतना। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे स्पेशल केसेस, और डायरेक्शन लिख देना, डायरेक्शन ऑफ डीबी, डायरेक्शन ऑफ डीबी। डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ डीबी इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ऐसे अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ऐसा ही यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इज टेस्ला। अब टेस्ला में और वेबर में क्या रिलेशन है बताऊंगा अभी, इतना नोट कर लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। और बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी पीकर आ रहा हूँ जरा, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। चलिए जी, एक चीज नोट करेंगे आप कि बायट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ, हेडिंग डालेंगे बायट सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ। अभी ये कूलम्स लॉ कहाँ से याद आ गया? कूलम्स लॉ इस वजह से क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना शुरू करा था तो सबसे पहले हमने पढ़ा ही कूलम्स लॉ था। कूलम्स लॉ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिल सकती है दोनों में, तो कुछ डिफरेंसेस भी मिल सकते हैं। वर्सेस कूलम्स लॉ, मायट-सावर्ट्स लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ। इसमें लिखें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ according to Coulomb's law, the electric field produced by a charged element the electric field
produced by a charged element at a distance r is given by at a distance small r is at a distance small r is given by dE is equal to dE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square। वैसे तो कूलम्स लॉ फोर्स निकालने के लिए होता है, लेकिन उसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो dE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, the magnetic field produced by a current element ideal vector at a distance r is given by ideal vector at a distance r is given by ये जो अभी करा है dv is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square। हाँ, dv is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है। तो और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में हम हमेशा अपना जो राइट हैंड थंब रूल है उसके हिसाब से निकालते हैं डायरेक्शन। मतलब दोनों है रिलेटेड, करंट होगा तभी मैं मैग्नेटिक फील्ड देख पाऊंगा। ठीक है जी। इसके बाद आप नोट करेंगे on comparing these two equations, on comparing these two equations, we get to know some points of similarities and some points of differences between the two laws। आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, dE मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या है, dB मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कांस्टेंट जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसमें म्यू नॉट को बोल देते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर है आपका चार्ज एलिमेंट dq, तो यहाँ पर है आइडियल मतलब करंट, ये आपका कहलाता है करंट एलिमेंट। ठीक, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
एक टर्म थीटा साइन थीटा और आ गई है। तो हम जब दोनों को इन दोनों बायट-सावर्ट लॉ और कूलम्स लॉ को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों लॉज में कुछ पॉइंट्स सिमिलैरिटी के भी हैं और कुछ पॉइंट्स डिफरेंसेस के भी हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें पहला लिखेंगे बोथ फील्ड्स डिपेंड इनवर्सली बोथ फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड्स डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द square of the distance, inversely on the square of the distance from the source to the point of observation, from the source to the point of observation, from the source to the point of observation। सोर्स क्या है यहाँ पर, जैसे कि वो करंट का एलिमेंट डीएल, ठीक है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि पॉइंट पी। तो सोर्स और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के दोनों फील्ड, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सेकंड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, both are long range fields, मतलब इनकी रेंज थोड़ा दूर तक होती है। थर्ड है the principle of superposition is applicable to both fields, the principle of superposition is applicable to both fields, is applicable to both fields। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अभी मैंने बायट-सावर्ट लॉ करा सिंपल से एक करंट एलिमेंट के लिए, ऐसे ही अगर 10 या 12 करंट एलिमेंट हो या बहुत सारे करंट एलिमेंट हो और सबकी वजह से मुझे एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो एक एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता जाऊंगा निकालता जाऊंगा निकालता जाऊंगा और सबको ऐड कर दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है। आपको अगर याद हो तो हमने कूलम्स लॉ में भी यही देखा था कि जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, तो मैं हर चार्ज की वजह से जो फोर्स था वो निकालता था और सारी की सारी फोर्सेस को अल्टीमेटली मैं ऐड कर देता था। तो दिस थिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों लॉज लॉन्ग रेंज तक फील्ड निकाल सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों पर एप्लीकेबल है और दोनों ही फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही करते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। एक बार मैसेज देख लेना, हो सकता है मंडे को मैं आपको नाइट में एक एक्स्ट्रा क्लास लूं, तो देख लीजिएगा मैसेज, ठीक है? चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।